सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो अभी जो सबसे पहले जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपको जो है किसी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और एज लिमिट आपका 21 से लेकर 32 ईयर्स तक होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है और जो ओबीसी के लिए 35 ईयर्स तक है और SC ST के लिए 37 ईयर्स तक है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको जो फॉर्म भरना है वो मई के महीने में भरना है, जैसे अभी आ चुका है। और अभी जो एग्जाम है इस साल वो अगस्त में है और हमेशा ही 24 अगस्त के महीने में रहता है। अभी जो एग्जाम है 23 अगस्त को है। पहला जो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो GS का होगा, जो पैटर्न है जो GS का पेपर होगा, और दूसरा आपका CSET का पेपर होगा। तो जनरल स्टडीज का जो पेपर है, GS का जो पेपर है उसमें 200 मार्क्स होंगे। CSET का आपका 200 मार्क्स होगा। कंडीशन अभी ये हो गया है कि आपका जो CSET का पेपर है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, मींस आपको जो उसमें स्कोर करना है ओनली 33% मार्क्स, सिर्फ 33% आपको लेके आना है और ये क्वालिफाइंग है ओनली। आप 33% का मतलब क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 और 33% का मतलब होता है 66 मार्क्स और 66 मार्क्स का मतलब होता है 27 क्वेश्चन। आपको CSET में 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जब आप 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे, मींस तब ऐसी कंडीशन में आपका जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है वो चेक होगा। अगर आप CSET का पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका GS का पेपर क्वालिफाइंग आपका चेक होगा ही नहीं, मींस आप फेल। समझ में आया आपको सभी को? आपको CSET कंडीशन है कि CSET क्वालिफाइंग करना है। अब CSET क्वालिफाई करने के लिए जो बताया गया है 33%, सिलेबस वही है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन हाँ डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग है। मैं समझता हूं कि 80 क्वेश्चंस में आप 27 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, मुझे लगता कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करें और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के खुद से एनालिसिस करें कि कौन कौन से एरियाज है जिस पे हम कमांड कर सकते हैं, जिस पे हमें काम करना है, ताकि 27 आप स्कोर हो जाए, 27 क्वेश्चंस आप ठीक से कर पाएं। अब ऐसा भी नहीं कि आप CSET के पेपर में जाएंगे सिर्फ 27 क्वेश्चंस करेंगे, बोला हो गया अभी में नहीं करना है। क्वेश्चन तो आप ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, बट उसकी गारंटी है कि उसमें आप 27 करके ही आए, सही होने चाहिए। अब हम बात करते हैं GS की, बात करते हैं कि जनरल स्टडीज का जो आपका पेपर है 200 मार्क्स का है। अब ऐसा हो गया है कि जिनकी तैयारी जो CSET है, जिनका CSET अच्छा था, वो पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते थे इजीली। अब थोड़ा दिक्कत हो गया है, प्रॉब्लम ये हो गया है कि जिनका जनरल स्टडीज अच्छा है वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अब GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब स्कोर करने के लिए या उस पर कमांड करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत टाइम ज्यादा है, टाइम टेकिंग है। मतलब CSET में तो हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन GS में ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और उसके लिए अगर थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके अगर हम काम करें तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है कि GS पे काम कैसे करना चाहिए। और अब आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के लिए GS सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, प्रीलिम्स के लिए भी, एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन के लिए भी, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी। तो हम सबसे पहले आज 2-3 चीजों को ये डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है क्या अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या कहा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और 2-3 चीजें जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि सबसे पहले तो हम बेसिक बात ये करते हैं लैंग्वेज के पेपर की। जब आपका प्रीलिम्स जब होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के लिए आपको GS पे काम करना पड़ेगा। GS आपका अच्छा होना चाहिए, मेरिट कितना जाएगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के तुरंत बाद जो है आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन में कंडीशन इस बार ये चेंज कर दी गई है कि जो लैंग्वेज के आपके पेपर हैं जो कंपलसरी हैं, जैसे हिंदी है, राइट, हिंदी है या फिर आपका मराठी है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, उसके मार्क्स जो है पहले 33% में क्वालिफाई होना था, कंडीशन था, अब उसके लिए सिर्फ 25% है। आपको 25% आपको लाना है तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ये एक अच्छा, मुझे लगता है एक अच्छा गवर्नमेंट का एक जो एक्शन लिया है, ठीक है। दूसरा जो है वो इंग्लिश के पेपर, जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर जो मैट्रिक लेवल का होगा, इसमें भी क्वालिफाई करना सिर्फ 25% ही होगा। मतलब 25% ही आपको अगर आप कर पाते हैं तो आप क्वालिफाई है, उसकी जरूरत नहीं है। और ये मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। ये मैं मेन एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूं आपको। फिर मेन एग्जामिनेशन में आपके जनरल स्टडीज के 4 पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4 और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे आपके 250 मार्क्स के 2 पेपर होंगे और GS के आपके 250 के
4 पेपर होंगे, 4 पेपर्स, 4 पेपर ऑफ जनरल स्टडीज एंड 2 पेपर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताता रहा हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 90% सिलेबस जीएस के साथ कॉमन है। अगर आप जीएस नहीं भी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको जनरल स्टडीज के लिए वो काम आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आप जब इंटरनेशनल रिलेशन तैयार करेंगे पॉल साइंस का सेकंड पेपर, तो भी आपको जीएस काम आएगा। जब आप पॉलिटी तैयार करेंगे तो भी आपको काम आएगा। इसलिए मेरा सजेशन आपको ये कि अगर आप पॉल साइंस सब्जेक्ट्स रखेंगे तो उससे आपको एक तो प्रीलिम्स में फायदा है, प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, मेन एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा आपको कवरेज करेगा। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में बहुत सारा एरियाज जो है ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, और मेन पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स का पोर्शन है। ऐसे भी आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो कहीं ना कहीं पॉल साइंस के स्टूडेंट्स बहुत फायदे में रहते हैं। और सबसे खास बात है आपका जो एथिक्स का पेपर है, जिसमें थिंकर्स की जरूरत है। जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, जब थिंकर्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको पॉल साइंस पढ़ना पड़ेगा। कौटिल्य है, मैकियावेली है, उसके बाद फिर आपका एरिस्टोटल है, हीगल है, कांट है, ये सब थिंकर्स आपके काम आएंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप पॉल साइंस सब्जेक्ट्स रखेंगे तो हमेशा फायदे की स्थिति में, आप बेहतर स्थिति में रहेंगे, ये सब मेरा मानना है। मेन एग्जामिनेशन होने के बाद फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स होगा। प्रीलिम जस्ट क्वालिफाइंग है और मेंस प्रीलिम जस्ट क्वालिफाइंग है। आप ध्यान रखिएगा, आपका पूरा मेरिट जीएस जनरल स्टडीज में बनने वाला है। और आपका जो सिलेक्शन होगा टोटल, वो बेस्ड ऑन मेन एग्जामिनेशन मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स, दोनों को मिला के होगा। दोनों को मिला के होगा मींस 275 का आपका इंटरव्यू मार्क्स होगा। तो इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए आपको मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। तो जिन स्टूडेंट्स के मेंस एग्जामिनेशन में काफी अच्छे मार्क्स पहले से ही होते हैं, उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर मेन एग्जामिनेशन में करें, जिससे कि हम इंटरव्यू पे डिपेंड ना रहें। ये हमेशा ध्यान रखना। आपका जो कोर एरिया है वो मेन एग्जामिनेशन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सीसेट का सिर्फ क्वालिफाई हो गया है तो जीएस में हमारा अप्रोच क्या हो। तो जीएस में हमारा अप्रोच जो होना चाहिए वो जो है वो ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा होना चाहिए जो प्री कम मेंस टॉपिक हैं। प्री कम मेंस टॉपिक, मान लिया मैं 23 अगस्त को प्रीलिम्स देने जा रहा हूं और 18 दिसंबर को मैं मेन एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहा हूं, तो मुझे जो अपनी तैयारी करनी है, मुझे ये समझना है कि मुझे मेंस ही देना है। मुझे 18 दिसंबर को मेंस ही देना है, बट उससे पहले उस मेंस देने के लिए मुझे एक प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मेरा जो पर्सनल पूरा अप्रोच होगा वो पूरा का पूरा मेंस एग्जामिनेशन के लिए ही होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ता है वो ठीक नहीं है, अप्रोच ठीक नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर तैयारी करनी है, मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे जो है, मैंने देखा कि मेंस के सिलेबस में क्या है। मैं मान लिया प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री तैयार करने जा रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए मैंने हिस्ट्री तैयार किया है। हिस्ट्री में तैयार किया तो हिस्ट्री में पढ़ रहा हूं क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया, ऐसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मैंने मेन एग्जामिनेशन में देखा तो मेन एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया एंड कल्चर। मेंस में भी दिया हुआ है, प्रीलिम्स में भी दिया हुआ है, एंड हेरिटेज। अब मैं लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस करने के बाद मैं ये देखूंगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जनरली उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो कल्चर से रिलेटेड होते हैं। कल्चर मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर, वैदिक कल्चर, लाइक दिस, राइट। उसके बाद फिर आपका जो है आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब हो गया मुगल आर्किटेक्चर क्या था, राइट। उसके बाद मुगल आर्किटेक्चर के बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या है, एंशिएंट में आर्किटेक्चर कैसा था। ये जो चीज मेंस के सिलेबस में दी गई है, जो मेंस के सिलेबस में फोकस किया गया है, जब मैं स्टडी करूंगा, जब मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो मैं प्रीलिम्स को ध्यान में रखूंगा। मैं जो पॉइंट्स नोट करूंगा वो तो प्रीलिम्स के लिए ही नोट करूंगा। जो मैं पॉइंट्स नोट कर रहा हूं वो प्रीलिम्स के लिए नोट कर रहा हूं, बट तैयारी में मेंस की कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी समझदारी है अभी स्टूडेंट्स की। अगर उसको इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उसको क्या करना है, उसको पॉइंट्स नोट करना है। उन पॉइंट्स के बेसिस पे उसको पता चलता है कि वैदिक कल्चर से क्वेश्चंस आता है, तो वैदिक कल्चर की मेन थीम क्या थी, ये उसको पता होनी चाहिए। अगर उसको ये पता है तो मेन एग्जामिनेशन में वो आराम से लिख सकता है। इवन अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आराम से इजी वे में कर सकता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में एक साफ साफ बातें लिखी हुई हैं, 2-3 पॉइंट्स ऐसे साफ साफ लिखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स का मेमोरी पावर चेक नहीं किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स का मेमोरी पावर, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाता हूं जो यूपीएससी ने साफ साफ लिखे हुए हैं, और आप उनसे एक एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं कि क्या क्या बताना चाहते हो।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है जनरली जब हम तैयारी करते हैं तो सिर्फ हम तैयारी करते हैं। तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कभी भी नोटिफिकेशन को नहीं देखें, हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ सिविल सर्विसेज का एग्जाम की तैयारी करनी है, फॉर्म भर देते हैं, किताबें ले लेते हैं। सिलेबस फिनिश करना कभी भी तैयारी नहीं है। तैयारी करना कभी सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन ही है, तैयारी करना सिलेक्शन नहीं है। हमें सिलेक्शन पाना है तो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअली जरूरत क्या है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 2-3 चीजें साफ साफ लिखा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में है जो यूपीएससी के लिए आया हुआ है, उसके द्वारा मैं पढ़ रहा हूं और मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। अगर इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात की है, एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रेदर देन मेयरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। ये टर्म समझ में आया आपको कि मेमोरी बेस्ड चीजों को ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो क्या चाहते क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनका कहने का मतलब है वो आपसे ये कहना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स which will have relevance for a career in civil services. General awareness of a variety of subjects which will have relevance for career in civil services. The questions are likely to test the candidate's basic understanding. The questions are likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view. आंसर कैसा होना चाहिए? The candidate must give relevant and meaningful answer. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, कुछ की हैंडराइटिंग ऐसी होती है उन्हें निश्चित रूप से एडवांटेज मिलेगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उनके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है आप लोगों को कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो अभी से ध्यान दें। एक क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेरे सुपरफिशियल नॉलेज। एक चीज बार बार निकल के आ रही है सामने, क्या निकल के आ रही है? सुपरफिशियल नॉलेज। मार्क्स किसके लिए नहीं दिए जाएंगे आपको? सुपरफिशियल नॉलेज के लिए। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन विद ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या समझ में आप लोगों को?